अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान के साथ वो और उसकी पीटीआई के साथ वो हो रहा है जो अल्ताफ़ हुसैन और उसकी एमक्यूएम के साथ हुआ था। देखें, 2016 में जब आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें अल्ताफ़ हुसैन नहीं चाहिए और अल्ताफ़ हुसैन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे पहले ये था कि 97 में मतलब अल्ताफ़ भाई और उनकी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो चलते ही रहे। 89 में बेनज़ीर भुट्टो ने किया, 92 में आर्मी ने किया, फिर 97 में आर्मी ने किया, फिर मुशर्रफ का पीरियड आया तो एमक्यूएम और अल्ताफ़ हुसैन मुशर्रफ की पार्टनर बनी और 2002 के बाद जो सरकार बनाई मुशर्रफ ने, उसमें सबसे बड़ी पार्टी एमक्यूएम की थी और फिर कंटिन्यूस एमक्यूएम सरकारों में रही। लेकिन फिर आर्मी ने कहा कि अब हमें एमक्यूएम नहीं चाहिए और नहीं चाहिए का मतलब ये है कि अब इसको बैन करना है। तो इस तरह से जो एमक्यूएम के साथ उस वक्त हो रहा था ना, एज इट इज़ वही मोडस ऑपरेंडी पीटीआई के साथ हो रहा है। पहले क्या हुआ, दे मार 4.5 गिरफ्तारियां शुरू हुई। रोज के सारे बंदे उठाए जा रहे थे, जो हाथ लगा उसको उठा के गायब, हुआ हाथ लगा उसको उठा के गायब। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे अदालतें अलाउड हैं काम करने का, वहाँ पे तो अदालतों का तो था ही नहीं। प्रोविजनल ऑर्डर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लेके आ गई थी उस वक्त नवाज शरीफ की सरकार, जिसके तहत रेंजर्स को ये इख्तियार दे दिया था कि आप किसी को भी उठा के 90 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं। वहाँ पे ना कोई अदालत में ले जाने की ऑब्लिगेशन थी, ना कुछ था, कोई पूछने वाला नहीं था। और फिर ज़ाहिर पंजाबी नहीं थे तो वो उनके साथ हशर होता था, लेके जाते थे, सेक्सुअल टॉर्चर होता था, दूसरा टॉर्चर होता था, फैमिली को टारगेट किया जाता था, फैमिली के ऊपर टॉर्चर होते थे। और फिर जब सरेंडर कर दे कोई कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। फिर वो एमक्यूएम का कोई एमपीए, एमएनए, सेनेटर, एमक्यूएम का कोई ऑफिस बेरर, कोई मिनिस्टर आता था, प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि अल्ताफ़ हुसैन इंडियन एजेंट है, अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान का गद्दार है, मेरा अल्ताफ़ हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं एमक्यूएम छोड़ रहा हूँ। और फिर इस तरह रोज़ कितने लोग, यही चीज़ आज हम पीटीआई की देख रहे हैं। बस फ़र्क यह है कि उनको अदालत छोड़ देती है, जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर पुलिस या रेंजर्स उनको उठा के ले जाती है और उस वक्त तक उनको नहीं छोड़ा जाता जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं हो जाते। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाता है, फवाद चौधरी है, शिरीन मज़ारी है, जितने हैं वो छूट जाते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं होते वो बंद हैं। जो भाग गए वो भाग गए अपनी जान बचा के, जैसे शहबाज गिल, जिसको सबसे पहले लास्ट ईयर पीटीआई वालों का उठाया था और वो चल नहीं सकता था, और याद है ना, वो अमेरिका निकल लिया। अब वो अमेरिका से वो इमरान खान का वफादार बना हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान में होता तो वो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका होता। अब अमेरिका से वो आर्मी को गालियाँ दे रहे, तड़ियाँ दे रहे हैं, ये अमेरिकन नेशनल है वो, अब वो वापस नहीं आता। बना लिया ना, खूब माल बहुत बना लिया अमेरिका में, इतना माल बना लिया कि इसकी 7 नस्लें खाएंगी। तो ये चीज़ एमक्यूएम के साथ हुई थी। एमक्यूएम के भी बाबर गौरी और फैसल सब्जवारी जो भाग लिए थे वो भाग लिए थे, जो हाथ में आए थे उन्होंने। फिर क्या किया आर्मी ने, क्या लाहौर हाई कोर्ट से अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगवाई कि मीडिया में अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती। कल यही चीज़ इमरान खान के साथ हुई कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आप अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं ले सकते, आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, आप इमरान खान की पिक्चर नहीं दिखा सकते। ये एज इट इज़ मोडस ऑपरेंडी जो है ना, ये आज इमरान खान के साथ हो रहा है। और जब ये एमक्यूएम के साथ हो रहा था तो इमरान खान उछल रहा था। और इमरान खान के कराची के जो लोग थे ना, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आरिफ अलवी, फैसल वावड़ा,
ये उछल रहे थे खुशियों से। और मेरे पास एक जियो प्रोग्राम की एक वीडियो मौजूद है उस वक्त की अली जैदी की, कि उससे पूछा गया कि एमकेएम के लोगों को ये आर्मी उठा के ले जा रही है 90 दिन के लिए, तो कहता है कि वो टेररिस्ट हैं, वो गद्दार पाकिस्तान है, आर्मी उनको उठा के ले जा रही है, सही कर रही है। तो मैं बार बार आपको अली जैदी और इन लोगों के उस पर खुश हो रहा हूँ ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे अपना वक्त याद है कि हमारे लोगों के साथ जब ये हो रहा था तो ये किस तरह खुश हो रहे थे। तो मुझे इनके ऊपर कोई अफसोस नहीं है, इनके ऊपर ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है। मैंने आपको कल परसों इमरान रियाज खान जो जर्नलिस्ट है गायब है, उसकी वीडियो दिखाई थी कि वो कह रहा है साफ कि जो अगर आपको गायब कर रहा है, आपको उठा कर आर्मी ले जा रही है, तो आपने कुछ किया होगा जब ही लेके जा रहे हैं। तो यही चीज़ आज इमरान रियाज खान गायब है। अब इमरान रियाज खान के पास शायद अमेरिकन नेशनलिटी है या ब्रिटिश नेशनलिटी है, तो उसके लिए नहीं, सॉरी, समी इब्राहिम को उठाया गया था, तो समी इब्राहिम के पास अमेरिकन नेशनलिटी है, लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, कह रहे थे हमें नहीं पता, ISI कह रही थी हमें नहीं पता, IG कह रहा था हमें नहीं पता, रेंजर्स वाले कह रहे थे हमें नहीं पता, सारी एजेंसियों ने मना कर दिया। अब अदालत कह रही है ढूंढो, लगता है किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई है। फिर पता चला कि अमेरिकन एम्बेसी ने खड़काया, अमेरिकन एम्बेसडर ने शहबाज शरीफ से कहा कि भाई साहब हमारा नेशनल है, ऐसे कैसे गायब हो गया, ढूंढो। तो समी इब्राहिम फ़ौरन वापस घर पहुंच गया हॉस्पिटल और उनको छोड़ दिया। इमरान रियाज खान का यह है कि वो 2 हफ्ते से गायब है, 2-2.5 हफ्ते से, और उसकी वो सियालकोट एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, भागने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा गया था। इसके बाद उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता। कहा यह जा रहा है कि उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया है कि या तो वो कोमा शोमा में चला गया या इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गया कि अभी उसको प्रेजेंटेबल पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे कि किसके पास है। और कल अदालत में ये कहा गया कि इमरान रियाज खान को अफ़गान तालिबान उठा के ले गए। अफ़गान तालिबान इस इमरान रियाज खान का इस्लामाबाद से उठा के क्या करेंगे? तो लेट्स सी अफ़गान तालिबान इसका इनको क्या करारा जवाब देते हैं। लेकिन यह है कि इस वक्त वही जो जिस पे ये लोग हंसते थे दूसरों की बर्बादियों के ऊपर, आज वो इनको खुद फेस करना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी PTI वालों को। अजीज़ दोस्तों, अब सिचुएशन जो नज़र आ रही है इस वक्त कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया है। अमेरिका ने एक तो बिहाइंड द डोर कुछ बातें हुई उसमें मना कर दिया, दूसरा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की मीटिंग हुई अमेरिकन अथॉरिटी से, कुछ जूनियर लेवल के ऑफिसर से, अमेरिका के सीनियर लेवल के यानी फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह पाकिस्तान के लोगों से नहीं मिलते। वो कहते हैं तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है, तुम लोगों ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो बिलावल भुट्टो को ठोक बजा के बोल दिया गया, आर्मी को बोल दिया गया, आसिम मुनीर को बोल दिया गया, और अभी आसिम मुनीर से मिलने के लिए इंग्लैंड के आर्मी चीफ 5 दिन के लिए पाकिस्तान आए। ऑल दो कि ये अमेरिका इंग्लैंड की आर्मी के जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स होते हैं ना, वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, और वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो वहाँ की होती है ना, जैसे इंग्लैंड का आर्मी चीफ आया है तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने उसको कोई पॉलिटिकल टास्क नहीं दिया है, वो मिलिट्री हवाले से ही बातचीत करेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो और फॉरेन ऑफिस को ठोक बजा के बोल दिया गया है कि मार्शल लॉ तो किसी सूरत वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, मजबूरन हमें आपके ऊपर सैंक्शंस एम्बार्गो लगाने पड़ेंगे, जिसको कि आप फिर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, आपकी इकोनॉमी वो बोझ उठा नहीं सकेगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप मार्शल लॉ का ऑप्शन तो छोड़ दो। एमरजेंसी की भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती, बगैर एमरजेंसी लगाए आपने एमरजेंसी तो लगाई हुई है। इस वक्त तो आपने अदालतों को भी, जो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही थी इमरान खान को, उसको भी साइड पे लगा दिया है।
अदालत का बंदियाल जो चीफ जस्टिस उछल रहा था इमरान खान की सपोर्ट में, वो चुप होकर बैठ गया है। पता नहीं आपने उसको कौन सी वीडियो दिखा दी है। तो जैसे चला रहे हो वैसे चलाओ, लेकिन मार्शल लॉ इमरजेंसी नहीं लगेगी। और ये तो बैकडोर में ये सारी बातें हुई हैं। ऑन सरफेस एक तो CIA का जो एक ऑर्गन है ना, वो है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये बहुत बड़ा NGO है। एक NGO एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा NGO है। एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस भी है, वो सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन वो NGO से ज़्यादा वो चैरिटी है और वो ऑन ग्राउंड फिजिकल काम करती है, मदद करना, जाके फंड टेंट लगाना, ये करना वो करना। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच वो NGO हैं जो एकेडमिक ह्यूमन राइट्स काम करते हैं, कि रिपोर्ट्स निकालना, गवर्नमेंट्स को करस्पॉन्डेंस करना मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान को सरकार को सख्ती से कहा है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के केस नहीं लेके जा सकते। तो ये CIA का एक ऑर्गन है। और दूसरा, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवियो को शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया था ना कि पैसों के लिए, तो उसने पहली बात ये की कि हम आपको सिर्फ एक बात कहते हैं, हम दूसरे मुल्कों की इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात नहीं करते, लेकिन इतना आपको बता दें कि आपकी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज़ में रह के काम करे और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम ना करे। यानी उसने साफ कहा है कि अपने आर्मी चीफ को बता दो कि मार्शल लॉ ना लगाए। मार्शल लॉ लगाएगा तो IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे और इमीडिएटली डिफ़ॉल्टेड पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर ये 23-24 करोड़ लोगों का मुल्क जो है, इसके लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, इनका टोटल इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब हो जाएगा। ये ईरान नहीं है। ईरान में 2-3 चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं पाकिस्तान से। ईरान ने 34 साल का एम्बार्गो बर्दाश्त किया हुआ है। 34 साल से ईरान के ऊपर सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हैं। उसको इसलिए बर्दाश्त किया हुआ है कि ईरान पेट्रोल गैस रिच कंट्री है और वो एम्बार्गो के बावजूद कुछ मुल्कों को अपना पेट्रोल और गैस बेच के अपना काम चला रहा है। जैसे रशिया, चाइना, जो अमेरिका के मोहताज मुल्क नहीं हैं, उनको ईरान उनके साथ ट्रेडिंग भी कर रहा है और उसके पास कुछ देने को है। पाकिस्तान क्या बेचेगा? रशिया या चाइना भी अगर अमेरिकन एम्बार्गो को एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या बेचेगा पाकिस्तान? दूसरा ये है कि ईरान में करप्शन नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ सरकारी आर्मी, जजेस, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, सबसे ज़्यादा तो यही बड़ी मुसीबत है ना। ये सब खा गए हैं और खा जाते हैं। ईरान तो सस्ते में काम चला लेता है। एक मिसाल है, ईरान का एक प्रेसिडेंट था अहमदी-नजद, 2 टर्म उसने प्रेसिडेंट रहा। अभी ये पिछले प्रेसिडेंट से पहले यही था। ये इस टीचर था, प्रेसिडेंट बना, 2 टर्म प्रेसिडेंट रहा ईरान का। जब प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई 2 टर्म, वापस अपने प्रोफेशन में, ना इसने एज ए प्रेसिडेंट कोई सैलरी ली, ना एज ए प्रेसिडेंट कोई इसका पेंशन वगैरह है, ना कोई फैसिलिटीज़ हैं। इसकी पुरानी खटाड़ा गाड़ी थी, उसी में प्रेसिडेंसी के दौरान भी चलता रहा। आज भी ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता है और वही अब बच्चों को पढ़ा रहा है टीचर। ईरान में करप्शन नहीं है, अय्याशियाँ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की, जजेस की, पॉलिटिशियंस की, मिलिट्री की अय्याशियाँ नहीं है जैसे पाकिस्तान में। मैंने कल की वीडियो में डिटेल में आपको बताया है, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। तो पाकिस्तान तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इकोनॉमिक सैंक्शंस। पाकिस्तान का तो सत्यानाश, सवा सत्यानाश, 1.5 सत्यानाश हो जाएगा। दूसरा, ईरान में एक छोटी सी मूवमेंट है बलोचों की, वो भी उस लेवल की नहीं जिस लेवल की पाकिस्तान में बलोचों की है। ईरान में और कोई मूवमेंट नहीं है। पाकिस्तान में बलोच, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर, TTP, कश्मीर में आजकल बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हैं, POK में, गिलगित बल्तिस्तान,
पाकिस्तान में तो कोई भी खुश नहीं है पाकिस्तान की आर्मी सरकार से, तो इसलिए पाकिस्तान ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त सिनारियो ये बनता है कि कोशिश ये क्या कर रहे हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दें। कैसे करवा दें? इनको 3-4 बड़ी गवाहियाँ चाहिए कि जो कि कोर्ट में खड़े होकर कह दें कि हाँ हमें इमरान खान ने कहा था। अब वो बड़ी गवाहियाँ नीचे लेवल के वर्कर नहीं चाहिए, लीडर्स टाइप के चाहिए, फवाद चौधरी टाइप के, इस टाइप के। अब ये क्या कर रहे हैं कि 8 नीचे लेवल के केसेस हैं ना, वो आर्मी कोर्ट में सिविल कोर्ट से आर्मी कोर्ट की तरफ भेज दिए गए हैं, 8 लोगों के केसेस। और अब इनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं होंगी। मिलिट्री कोर्ट यूँ फैसले करेगा और इनको सज़ाएं हो जाएंगी। अब सपोज़ इनमें किसी को 10 साल, किसी को 20 साल की सज़ा हो जाएगी। जब ये 8-10 लोगों को सज़ाएं होंगी ना, तो बाकी जो कबूतर हैं ना, जो पीटीआई के, जो जिन्होंने पीटीआई छोड़ भी दी है, जो नहीं भी छोड़ रहे हैं, वो एक दूसरे पे छलांगे मार रहे होंगे कि अब मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इनको पता है कि मिलिट्री कोर्ट की सज़ा का मतलब है उसकी कोई अपील नहीं, कोई कुछ नहीं। 10 साल के लिए अंदर जाने से बेहतर है कि भाड़ में गया इमरान खान। क्योंकि ये आफ्टर ऑल हैं तो लोटे ना इलेक्टेबल्स। शेख रशीद कह रहा है मैं 16 बार मिनिस्टर बना हूँ, मैं डरता किसी से नहीं। इसलिए नहीं डरता कि भाग गया बाहर है कहीं, पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा ना कि कितना इसकी औकात है। याद होगा अभी इसको 2-3 महीने पहले पकड़ा था तो हॉस्पिटल में रो रहा था और ये सब चीज़ें। 16 बार अगर तुम मिनिस्टर बने हो, इसका मतलब 16 मुख्तलिफ सरकारों का हिस्सा रहे हो, इसका मतलब तुम लोटे हो। तुम लोटे हो, हर सरकार में शामिल होते हो। फवाद चौधरी लोटा है, इस तरह ये सारे लोटे हैं। अब एक मिसाल है कि फवाद चौधरी ने और इमरान इस्माइल जो गवर्नर पंजाब था, और आमिर कियानी पंजाब का एक, और महमूदुल मौलवी, ये मेरा ख्याल है सिंध से एक MNA था। इन चारों ने इमरान खान को भी छोड़ा, पॉलिटिक्स को भी छोड़ा। 2 दिन पहले फवाद चौधरी से कुछ सवाल किया किसी जर्नलिस्ट ने, तो उसने कहा भाई साहब मैंने कहा ना मैंने अभी पॉलिटिक्स से ब्रेक ली हुई है, मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ। इमरान इस्माइल से कहा तो उसको भी ये पूछा गया तो उसने कहा कि देखें भाई मैंने अभी ब्रेक लिया हुआ है, मैं अभी पॉलिटिक्स से दूर हूँ और मैंने सोच समझ के ये फैसला किया कि मैं इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। लेकिन कल इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आमिर कियानी और महमूद मौलवी ये अडियाला जेल गए शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मिलने। और जो अंदर की खबर है वो ये है कि वो इन दोनों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लोग भी पीटीआई छोड़ दो, और वरना तुम लोगों को छोड़ने का आर्मी का कोई प्लान नहीं। क्योंकि जाहिर है ये लोगों ने छोड़ी है तो आर्मी के अब इनसे राब्ते हैं ना, अभी अगली जो ग्रुप बनेगा उसमें ये लोग होंगे ना, तो तुम लोग भी छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने कहा है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि मेरा बाप छोड़ रहा है इमरान खान को, तो ये गलत खबर है और ऐसी कोई खबर नहीं, और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और मेरा बाप हक के साथ खड़ा है। हालांकि कोई हक के साथ नहीं खड़ा। शाह महमूद कुरैशी वो आदमी है जो जरदारी सरकार में पीपल्स पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर था, इमरान खान सरकार में इमरान खान का फॉरेन मिनिस्टर था, लोटा है। और जरदारी सरकार में फॉरेन मिनिस्टर से पहले इसका बाप ज़ियाउल हक के ज़माने में गवर्नर पंजाब था। कहाँ ज़ियाउल हक, कहाँ जरदारी भुट्टो और कहाँ इमरान खान, 3 अलग अलग आइडियोलॉग, ठीक है। और इससे पहले अंग्रेज़ों के दौर में ये अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। जो हिंदुस्तान के आज़ादी के मत वाले थे उनके खिलाफ लश्कर प्रोवाइड करते थे जब इनको ज़मीनें मिली। ये शाह महमूद कुरैशी, अब इसको ये समझाने गए। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा? वो समझता है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो पीटीआई बचेगी ना, फिर तो उसका चेयरमैन इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो मैं डिप्टी चेयरमैन, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा अगर पीटीआई सरकार में आती है तो वो लालच में है कि पीटीआई फिर इसकी गोद में आके गिरेगी, तो इसलिए वो नहीं छोड़ रहा। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो प्राइवेट जहाज लेके बंदे ताड़ रहा था और बंदे शिकार करता था, जिसके लिए इमरान खान कहता था आज 2 विकेटें गिरी, आज 3 विकेटें गिरी, जितनी तेज़ी से उस वक्त विकेटें गिर रही थी आज भी इमरान खान अब नहीं काउंटिंग कर रहा आज कितनी विकेटें गिरी। खैर,
दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और अलीम खान, जिनको इमरान खान से डिफरेंसेस हो गए थे, क्योंकि अलीम खान को ये था कि मुझे इमरान खान चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाएगा। इलेक्शन में अलीम खान और जहांगीर तरीन ने सबसे ज़्यादा काम किया था इमरान खान के लिए, सरकार बनाने में इन दोनों का सबसे बड़ा किरदार था। लेकिन और चक्कर यह था कि अलीम खान ये समझता था कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएगा, इमरान खान ने बुज़दार को बना दिया। अब अलीम खान और जहांगीर तरीन रोज़ उन लोगों से मिल रहे हैं जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, उन लोटों से मिल रहे हैं जिनको ये पीटीआई में लाए थे दूसरी पार्टियों से तोड़ के, अब वो छोड़ रहे हैं तो उनको जमा कर रहे हैं। और सुना यही है कि 2-3 दिनों में ये अपनी पार्टी एक नई लॉन्च कर रहे हैं। तो अब आप सिनारियो समझ गए। 2023 के अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं, और सिंध से सुना है कि अल्ताफ़ हुसैन से आर्मी का राब्ता हुआ है और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे खुला डुल्ला मैंडेट लेके बैठी होती है, और इस बार हम सिंध में वापस अल्ताफ़ हुसैन को प्रेशर ग्रुप के तौर पे लेके आएँ, जिससे पीपल्स पार्टी पे प्रेशर बना रहेगा, और सिंध में कराची, हैदराबाद में अल्ताफ़ हुसैन। तो अब आप देखें किस तरह एक हंग पार्लियामेंट का नक्शा नज़र आ रहा है कि पीटीआई, जहांगीर तरीन की पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी, बिलावल की पार्टी, फजलुर रहमान की पार्टी, MQM, 8-10 पार्टियों को थोड़ी थोड़ी सीटें दिला के अब इनका चूं का मुरब्बा। ये आपस में सरकार किस तरह बनेगी और किस तरह एक दूसरे की लड़ाई में ये टाइम गुजारती रहेंगी, और आर्मी पीछे से सारा रूल करती रहेगी। ये आगे सीन नज़र आ रहा है। पीटीआई वालों को फिल वक्त माफ़ी मिलने की कोई चांसेस नहीं है। ये खदीजा शाह ने अभी वीडियो निकाली है इंग्लिश में माफ़ी की कि मैं तो आर्मी के ख़ानदान से हूँ और मुझसे गलती हो गई, माफ़ी दे दो। I, like all Pakistanis, have been extremely upset by the events of the past few days, especially the arson of our armed forces installations and Shohada monuments. I myself belong to an army family, having grown up in different cantonments. It is heartbreaking to see all that has transpired. I am also regretful of my own tweet on Twitter, where I tweeted inappropriate remarks about our High Command. It was a tweet I did in the heat of the moment, which I deleted within an hour as well. I deeply regret the hurt caused by that insensitive comment and apologize for this. My desire is for all the nation to come together and heal as one as soon as possible. Pakistan Zindabad. Pakistan Army Payindabad. खदीजा शाह के बाप एक्स फाइनेंस गुरु सलमान शाह ने अदालत में वकील भेजा कि मेरी बेटी का मेडिकल टेस्ट कराया जाए और उसको फैमिली से मिलने की इजाज़त दी जाए। ना, अदालत ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, ना मेडिकल टेस्ट होगा, ना फैमिली से मुलाकात हो गई। अब ये 2 हफ्ते के लिए रिमांड पे है तो रिमांड पे रहेगी। शहरियार आफरीदी जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, लेकिन इमरान खान की 4 साल की सरकार में इसने एक दिन भी कश्मीर के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ सैर सपाटे करता रहा, फंड लेता रहा। इसी तरह ये यास्मीन राशिद जो कि हेल्थ मिनिस्टर थी इमरान खान की सरकार में, ये अभी भी इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कब तक ये जुड़े रहेंगे ये हमें अब देखना होगा। अज़ीज़ दोस्तों, औरतों के ऊपर टॉर्चर और रेप जेल के अंदर जो सुनने में आ रहा है, उसके ऊपर काफ़ी ले-दे हुई है और उस पर इंटरनेशनली भी काफ़ी बातें की जा रही हैं। ये मुनज़्ज़ा जी कुछ कह रही हैं उस पर। पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के बाद से तहरीक इंसाफ के हज़ारों वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सिलसिला अब भी जारी है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पीडीएम हुकूमत पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन वर्कर्स के खिलाफ रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने ही किसी कारकुन के घर पर जाली छापे और रेप का ड्रामा रचाकर कानून नाफिज करने वालों को बदनाम करने का प्लान बना रही है। कौन सही है कौन गलत, मैं इस बारे में बगैर सबूत के तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये बहुत सीरियस एलिगेशंस है। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कितना नीचे गिर गए। हम किसी तौर पर भी सिविलाइज सोसाइटी कहलाने के लायक नहीं रहे। 1971 में पाकिस्तान पर जो इल्जामात लगे, उनमें औरतों के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती सबसे बड़ी वजह थी कि दुनिया आज भी हमें मुहज्जब नहीं मानती। हमने कुछ सीखा जो नहीं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारे पास तो और कोई मुल्क नहीं है। और ख़वातीन अगर अपनी ही सरजमीन पर महफूज नहीं है तो वो कहाँ जाए, क्या करें? जालियांवाला बाग के कुएं में छलांग लगा देंगी?
रेप के इल्जामात इतने संगीन हैं कि हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन इल्जामात को गलत साबित करे। इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हम गिरफ्तार होने वाली खवातीन से सुनना चाहते हैं कि आया उनके साथ जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद हुआ है या नहीं। गैर कानूनी काम किया अगर उन्होंने तो उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ इख्तिलाफ राय और एहतजाज करने पर औरतों के रेप को सियासी हथियार की तरह यूज़ किया जा रहा है। जिस माशरे में औरतें महफूज नहीं वो माशरा जिंदा कैसे हो सकता है। और फिर ये कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और शेरी रहमान जैसी PDM की खवातीन वो क्यों चुप हैं? उन्हें इंक्वायरी का मुतालबा करना चाहिए। इल्ज़ाम गलत है तो उनकी जीत है, सही है तो कम अज़ कम वो बाज़मीर तो कहलाएंगी। अजीज दोस्तों, ये PTI की एक वर्कर हैं कनीस फातिमा, इनको भी पुलिस उठा के ले गई, फिर इनके बेटे को मारा पीटा, फिर बेटे को लेके जाने लगे तो उनका शौहर बीच में आया तो शौहर को भी गिरफ्तार करके ले गए। ये सब गायब थे, इनके बारे में पता नहीं चल रहा था कहाँ थे। फिर इन्होंने भी आज मतलब 2 दिन पहले PTI छोड़ी। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो टेबल कुर्सी है ना, वो इस वक्त बड़ी हिट जा रही है। तो जब वो वहाँ पे आके उन्होंने स्पीच की तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि भाई साहब, आप लोग जितने भी आ रहे हो सबका एक ही स्टेटमेंट होता है, कोई स्पेलिंग में चेंज, कोई थोड़ा बहुत तो चेंज कर लिया करो, आपको वही लिखा हुआ सबको फोटो कॉपी करा के दिया है, क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिस जहाँ से आपने बात खत्म की है, ये जो आपको पर्ची देते हैं कोई इसमें स्पेलिंग स्कूलिंग का फर्क नहीं करते आप किसी किस्म के कोई स्पेलिंग का ही फर्क आ जाए? सबके पास क्या एक ही फोटो कापी आपको करके देते हैं कि जाएं आप पढ़ें कि मैं तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी हो रही हूँ, मेरा 9 मई को कुछ थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच अपने पास से कर लिया करें। देखिए, ऊंच नीच की बात नहीं है। मेरे ख्याल में सच बोलने की कुछ थोड़ा सी जरूरत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने सच ही बोला है कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं अजीज दोस्तों, आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। ये PTI का जनाजा है। PTI के इस गुरु ने, जो कि इसके मैं बता नहीं सकता कि इस जैसा मतलब क्या देख के आर्मी भी किसी को लेके आती है। इसने अभी तकरीर की, रोज़ आजकल ये तकरीर कर रहा है, तकरीर की अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनों को। उसमें कह रहा है कि 9 मई के जो वाक़यात थे वो साजिश थे और इसमें एजेंसी के लोगों ने काम कराया था। हमारे लोगों ने इस 9 मई को कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं किया। और फिर 2 मिनट बाद इसी भाषण के दौरान कहता है कि 9 मई को जब मुझे रेंजर्स और फौज के लोगों ने उठा के ले गए तो हमारे लोगों ने GHQ और कंटोनमेंट पे जाके एहतजाज करना था ना, और किधर जाते। वो आप खुद देख रहे, एक तरफ कह रहा है कि हमारे लोग तो थे ही नहीं, दूसरी तरफ कह रहा है हमारे लोग ही उधर जाएंगे ना, और कौन जाएंगे। इसी तरह एक लीडर होता है, बहादुर होता है, डट के अपने उस पर खड़ा होता है। ये इसने कल कहा है कि पुरतशद्दुद वाक़यात को बहाना बनाकर बगावत के मुकदमे में मुझे 10 साल के लिए जेल भेजने का प्लान है। इससे पहले कह रहा था मुझे जहर देने का प्लान है, मुझे पंजाब पुलिस से मरवाने का प्लान है, मुझे जलसे में मारने का प्लान है, मुझे गिरफ्तार करके जेल में मारने का प्लान है, और अब मुझे 10 साल कैद करने का प्लान है। अब आप बताएं कि वो लोग जो इस आदमी की बातों पे बिलीव करते थे उनको ऐसा ही तो यूथिया नहीं कहते थे, वो थे ही यूथिया। तो अजीज़ दोस्तों, और बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास, कल फिर बात होगी। सिर्फ आखिरी में ये खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि कश्मीर के POK के एक सेशन जज हैं सरदार अमजद इसाक, उनके घर पे रावलपिंडी में डकैती पड़ी। डाकुओं ने रेजिस्टेंस पे सरदार अमजद इसाक सेशन जज आज़ाद कश्मीरी POK को गोलियां लगी, वो ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो मर गए। अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ पाकिस्तान फॉर यू। यहाँ पे किसी की जान, माल, इज़्ज़त कुछ भी महफूज नहीं है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों। देखें अजीज़ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट,
हमारे काम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल का शिकार रहता हूँ। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम नहीं चल सकते। यहाँ पे ज़ुबैर जैसे लोग और आरफा खानम जैसे लोग और राना अयूब जैसे लोग, इन लोगों को एक तरफ तो इंटरनेशनली करोड़ों रुपया मिलता है एजेंटगिरी करने का, और दूसरी तरफ आम मुसलमान इनको कितना सपोर्ट करता है। हम अजीज़ दोस्तों आपकी तरफ देखते हैं, हमारे काम को सपोर्ट कीजिए तो हम सस्टेन कर सकेंगे, फिर वरना हमें दुकान अपनी बंद करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।